सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर आपको मेनली जो हमारा फोकस रहेगा, ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस हमारा फोकस रहेगा, जीएमडी और जीएमआर के जो कैलकुलेशंस हैं वो रहेंगे, और साथ में कुछ कोरोना से रिलेटेड डिस्कशन भी हम करेंगे। तो मुझे लगता है कोरोना हमने कंप्लीट कर लिया ना, पिछली क्लास में हो गया था ना कोरोना, बचा तो नहीं है? करवा दिया था ना कोरोना कल अपन ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स की, जिसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। तो दो तरह के पैरामीटर्स इलेक्ट्रिकल में हम लोग देखते हैं, एक को बोला जाता है लम्प्ड पैरामीटर और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका कंसेप्ट क्या है? मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है इस लेंथ का। अब ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हर लेंथ के हिसाब से होगा। अगर मैं यहाँ पे इसका कुछ एक सेक्शन ले लूँ, मान लो x डिस्टेंस का मैं यहाँ पे x लेंथ का सेक्शन ले लिया, तो इस x लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा, और ये जो y लेंथ है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि इसका लेंथ आप जितना लोगे उस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस होगा। बट हम लोग जब सर्किट कैलकुलेशंस करते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट का उसमें रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, जब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं तो इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे लेंथ का जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या करते हैं, एक जगह पे मान लेते हैं। देखो अब क्या है कि पूरा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे ले लिया हमने? इस एक जगह पे ले लिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लम्प्ड पैरामीटर। ये क्या चीज़ को बताता है? लम्प्ड पैरामीटर को बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड की। यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, हम ये लंपिंग नहीं करते हैं। जैसा लंप यहाँ पे किया वैसा हम नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या रहेगा कि पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा आपका रेजिस्टेंस, और वैसे ही आप उसको स्टडी करोगे। तो वो होगा ट्रांसमिशन लाइन का डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। अगर समझने जाए तो यही चीज़ है बस जो मैं अभी बताया। अब मेनली तीन तरह के पैरामीटर आपके यूज़ होंगे, किसी भी सर्किट में होता है तो यहाँ भी होगा। पहला है रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस, एंड तीसरा है कैपेसिटेंस। ये तीन तरह के जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस देख लिया। ये भी क्या होता है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड अपोजेस करंट फ्लो। देखो इसका काम क्या है रेजिस्टेंस का? टू अपोज दी फ्लो ऑफ करंट। फिर आता है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंकेजेस पर एम्पियर। ठीक है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका एल आई इज इक्वल टू एन फाई। ठीक है, एल आई इज इक्वल टू एन फाई। और इस फॉर्मूले से आप क्या निकालते हो? अगर एल निकालते हो तो क्या मिलेगा? बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? एन फाई अपॉन आई। ठीक है, ये समझ आ रहा है कैसे आता है? थोड़ा सा इंडक्टेंस को समझ लीजिए। ठीक है, जो फ्लक्स बनता है ये किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये आई के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब जो फ्लक्स यहाँ पे बनेगा वो किसके कारण बनेगा? जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, समझ लो एक कोर है हमारे पास, और इस कोर में हमने क्या करी है? एक वाइंडिंग करी हुई है। ये इस तरह से हमने इसमें वाइंडिंग करी हुई है ऐसा। तो जितने भी टर्न्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये क्या हो गए? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, यहाँ पे जो मैं करंट दे रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स दे देता हूँ एसी वोल्टेज, और यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा? जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, वो करंट इसके कॉइल के थ्रू जाएगा, और यहाँ पर एक फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? फ्लक्स फाई। ठीक है, तो जो फ्लक्स लिंकेज होता है क्या बोलते हैं? फ्लक्स लिंकेज। वो अलग है किससे?
किससे अलग है बताओ? फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स से डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे उसको? लेमडा से बताते हैं। याद आ रहा है कुछ आप लोग को? तो फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो होता है एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या मिल गया आपको? फ्लक्स लिंकेज मिल गया क्या? एन फाई। अब ये किसके प्रोपोर्शनल है आपका? लेमडा प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पे क्या आ गया? एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आप देखोगे कि जो एल की वैल्यू आती है वो आती है एन फाई अपॉन आई। मतलब इसको क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस क्या है? फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंकेजेस पर एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे साई भी यूज़ करते हैं ना, लेमडा की जगह आप साई भी कर सकते हैं। किसी किसी बुक में लेमडा किया है, किसी में साई किया हुआ है। तो फ्लक्स लिंकेज को आप मेजरली साई से करते हैं मैक्सिमम बुक्स, और कुछ बुक्स हैं फॉरेनर की वो लेमडा यूज़ करते हैं। तो मेन अपना फ्लक्स लिंकेज है, इससे भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आया क्यों बोल रहा है ऐसा? फ्लक्स लिंकेजेस पर एम्पियर। नाउ क्या होता है, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है, लेकिन इंडक्टेंस क्या करेगा बताओ? बेसिक पता है आप लोग को? फंडामेंटल क्या है इंडक्टेंस का? सडन करंट को चेंज होने सडन नहीं चेंज देते, करंट को अपोज करेगा। अपोज हाँ, करते हैं। ये सिर्फ करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है रेजिस्टेंस, बट इंडक्टेंस करंट में होने वाला जो चेंज है, जो बदलाव है, उसको क्या करेगा? अपोज करता है, ठीक है। और ये एग्जिस्ट क्यों करता है? ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो इंडक्टेंस जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है आज के क्लास के लिए, बिकॉज सारी चीज़ें इंडक्टेंस के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इंडक्टेंस ही होता है, क्योंकि पूरा क्या है? ट्रांसमिशन लाइन है, कंडक्टर्स हैं। तो वो कंडक्टर्स क्या कहलाएंगे? सीधा सीधा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे और इंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि इंडक्टेंस है क्या, है ना, वो क्या इफेक्ट डालता है, करंट को कैसे वो ट्रीट करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको बहुत ध्यान से हमको देखना है पूरी क्लास में, अभी जो भी आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे कैसे बनेगा? देखो कैपेसिटेंस बनने के लिए क्या चाहिए? एक पॉजिटिव प्लेट चाहिए आपको, ठीक है। और क्या चाहिए? एक निगेटिव प्लेट चाहिए आपको, ठीक है। दो तरह की चार्जिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक। ऐसे दो प्लेट होने चाहिए, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, और बीच में क्या होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये चीज़? तो आप जो अर्थ है उसको एक प्लेट मान लो निगेटिव पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल पे, और जो वायर्स हैं वहाँ पे क्या है? फेज वोल्टेज है, पॉजिटिव फेज वोल्टेज, और बीच में क्या हो गया? एयर, जो किसका काम कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट ड्यू टू एयर इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर्स। तब देखो ये अर्थ के साथ भी हो सकता है और जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच भी हो सकता है। तो कैपेसिटेंस दो टाइप से हो सकते हैं, म्यूचुअल कैपेसिटेंस और अर्थ कैपेसिटेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। फिर कुछ एग्ज़ाम की इनसाइट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो दैट इज़ फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, जो कि क्या होती हैं? 80 किलोमीटर से कम की लाइन होती है। कैपेसिटेंस सी इज़ नेग्लेक्टेड। कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है ड्यू टू स्मॉल लीकेज करंट। और ओनली क्या रहता है? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, उसको भी क्या एज्यूम किया जाता है? लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं माना जाता। तो शॉर्ट सिर्फ किस में? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स की जगह क्या लेंगे हम लोग बताओ? लम्प्ड पैरामीटर, जो मैंने यहाँ पे बताया। पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड ना मान के किसी एक जगह पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? पैरामीटर्स, रजिस्टर या रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स लिंकेज।
क्या समझते हैं हम लोग फ्लक्स लिंकेज माने क्या? बेसिक्स जो है उसको हम लोग एक बार रिकॉल करवा लेते हैं। बताइए क्या होगा फ्लक्स लिंकेज, और फ्लक्स क्या चीज़ है, किसको बोलते हैं फ्लक्स? हम्म। मैग्नेटिक लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं सर, कंडक्टर में जो। करेक्ट। जैसे कोई मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, इस मैग्नेट का मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और कहाँ जाती हैं? साउथ पोल में जाती हैं, ऐसे। ठीक। अब इस पोल से बहुत सारी लाइन निकलेगी, निकलेगी ना बहुत सारी लाइंस। ये क्या है? दीज आर मैग्नेटिक लाइंस। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? मैग्नेटिक लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या है, गिनना पड़ेगा कितनी है, काउंट करोगे तो एक यूनिट नंबर है। ऑफ मैग्नेटिक लाइन। हाँ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। अगर एक वेबर बोलूँ, ये फ्लक्स का यूनिट है ना, एक वेबर, तो ये जी किसके सर। बराबर होता है? 10 की घात 10 8 8 मैग्नेटिक। मैग्नेटिक लाइंस। मैक्सवेल। तो कुल मिला के ये है क्या? ये फ्लक्स को बता रहा है। किसको इसको बता रहा है? बता फ्लक्स को। फ्लक्स बोलने का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस। दिमाग में क्या बैठाना है? फ्लक्स बोला मतलब क्या? मैग्नेटिक लाइंस। अब दूसरा एक वर्ड यहाँ पे आया, फ्लक्स लिंकेज। अब लिंकेज का क्या मतलब है? लिंकेज का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। हम लोग ये परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर फॉर्मिंग दी इलेक्ट्रोमैग्नेट। मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बना दिया, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो बगल में कोई कॉइल है जहाँ पे कोई सप्लाई हमने नहीं दिया है, तो क्या होगा कि ये जो फ्लक्स या क्या कहना चाहिए मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे बनेंगी। जब इसमें आप करंट दोगे, सपोज मान लो अगर यहाँ से करंट दे रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? करंट इस तरीके से आएगा, ठीक, और फ्लक्स किधर बनेगा? इस तरफ में बनेगा। अब ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स लाइंस है या फिर मैग्नेटिक लाइंस है वो यहाँ से भी होके जाएंगी। क्यों पता है? क्योंकि ये क्या है? ये मैग्नेटिक कोर है। कोर है, क्या है? कोर, जिसकी परमिबिलिटी क्या है? बहुत हाई है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिकल करंट के लिए कंडक्टिविटी होता है, मतलब किसी मटेरियल से अगर फ्लक्स आसानी से ट्रैवल कर पा रहा है, आसानी से सेटअप हो पा रहा है, तो उसकी परमेबिलिटी बहुत अच्छी है, ऐसा मानते हैं। तो परमेबिलिटी ये बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस कितनी आसानी से उस मटेरियल के थ्रू सेटअप हो सकती हैं। तो ये जो कोर है इसकी परमेबिलिटी हमने क्या रखी है? बहुत हाई रखी है। तो क्या होगा, जो फ्लक्स लाइंस है वो एयर पे नहीं जाती जल्दी। एयर क्या रहता है? एक तरह का इंसुलेटिंग मीडियम है। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उसके लिए एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह काम करता है, या कहना चाहिए रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एयर का, तो फ्लक्स लाइंस ईजिली वहाँ पे सेटअप नहीं हो पाती। तो एक इजी पाथ चाहिए फ्लक्स को। तो फ्लक्स क्या करती है? इस कोर के जो है इस कोर में पूरा सेटअप होने की कोशिश करती है। तो जैसे ही सेटअप होने की कोशिश करती है तो ये जो दूसरा कॉइल बी यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसको क्या करती है? लिंक करती है। मतलब इसका जो प्रभाव है मैग्नेटिक लाइंस का वो कहाँ पड़ता है? इन कॉइल्स पर भी पड़ता है। बात समझ रहे हो? इसी चीज़ को बोला जाता है लिंकेज। क्या बोला जाता है? लिंकेज। ठीक। इसको साई से और कुछ लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लिंकेज है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे जो है इंटू d∅/dt। ठीक है, तो इस तरह से लिंकेज को एक्सप्लेन किया जाता है। दिस इज़ फ्लक्स लिंकेज एक्चुअल में। और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो आपका ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, ये एक लाइन है, फिर बगल में दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन है, समझ रहे हो? तो आसपास सब लाइंस है, ट्रांसमिशन लाइंस। तो वहाँ पर भी क्या होगा, एक और रूल हम लोग पढ़े हुए हैं, एक और चीज़ क्या, कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है वहाँ पे? बताओ।
करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पर बनता है क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बन जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इसको मैं फाई नाम दे देता हूँ। मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से वहाँ पे बन जाती हैं सर्कुलर फॉर्म में। तो ट्रांसमिशन लाइन में भी क्या है, ऐसे ही लाइंस है, उसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक लाइन, यहाँ पे सॉरी मैग्नेटिक सर्कल कहना चाहिए, लाइंस का एक सर्कल बन जाता है उस कंडक्टर के अराउंड। तो ये ही इफ़ेक्ट को आगे हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स के लिए, और यही एक्चुअल में फिज़िक्स है इसका। तो अब यहाँ पे मैं डिटेल बता रहा हूँ क्या चीज़ है। दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंटरनल फ्लक्स लिंकेज मतलब कंडक्टर के अंदर, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज का मतलब कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है, अंदर में जो फ्लक्स बन रहा है और उनके बीच में जो लिंकेज हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। और एक्सटर्नल कहने का मतलब होता है कि कंडक्टर के बाहर अगर वो किसी जगह पे लिंक कर रहा है, जैसे अभी एयर को लिंक कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एयर, है ना। तो आउटर साइड में जो लिंकेज है किसी दूसरे बॉडी के साथ या जो भी मीडियम के साथ, तो उसको एक्सटर्नल लिंकेज या एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज बोला जा रहा है। क्लियर हुआ ना, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। अब इंटरनल जो फ्लक्स है ना, ठीक है, या फ्लक्स होगा तो क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज हुआ तो वहाँ पे इंडक्टेंस होगा। तो इंटरनल इंडक्टेंस को एल इंटरनल से रिप्रेजेंट किया गया। अज्यूम्स यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, कांस्टेंट वैल्यू है, अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है देन इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स ये आता है आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स। अब देखो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L बराबर, एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा क्या, N∅/I, ये पढ़ा हुआ है ना। अब क्या करो, फाई की वैल्यू रख दो, तो फ्लक्स क्या होता है बताइए, फाई बराबर MMF/रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो, MMF क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइड बाय रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या होता है, L/μA। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, NI/μA/L। अब यहाँ पे फाई की जगह रख दो उसकी वैल्यू, तो N/I इंटू क्या हो जाएगा, NI/μA/L। तो ये I और I कैंसिल हो गए, क्या बचा, N इंटू एन इज N स्क्वायर म्यू A/L। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, म्यू मतलब परमेबिलिटी, अभी सिर्फ म्यू लिखा है तो एब्सोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। इसका एक और पार्ट होता है म्यू नॉट होता है और म्यू आर होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये एयर की परमेबिलिटी है और ये रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, अगर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम है, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जो सिर्फ म्यू लिखा हुआ है। ओके, अब ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो करा रहे हो, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहाँ इफेक्टिव एरिया जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और एल जो है उसकी लेंथ को बता रहा है, एक्टिव लेंथ जिससे करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे करके आप इंडक्टेंस निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला बन गया। तो अगर इंटरनल है, क्या है, फ्लक्स इंटरनल है, इंटरनल लिंकेज हो रहा है, तब वैल्यू क्या आती है, 0.5 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। क्या आता है, हेनरी पर मीटर। तो अभी जो एल जो निकालोगे वो किसके फॉर्म में आ रहा है बताओ, ये हेनरी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। पर मीटर मतलब कितना मीटर अंदर जा रहे हो, मतलब कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो इंटरनल। जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाओगे, खैर वो मीटर नहीं और उसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर ही है, इसीलिए उस तरह से है। फिर एक्सटर्नल फ्लक्स में देखोगे एल एक्सटर्नल,
तो ये एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस, ये अंदर की तरफ देखता है फ्लक्स लिंकेज को, और ये बाहर की तरफ, तो टुवार्ड्स इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी, बेसिक्स थे जो ज़रूरी थे। कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ईएससी में पूछा हुआ है 2003 में। ठीक है ना, टेक्स्ट का साइज ज़्यादा छोटा तो नहीं लग रहा आप लोग को। फिर आता है क्वेश्चन है, द कंपोनेंट इंडक्टेंस ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक स्ट्रेट सॉलिड सर्कुलर कंडक्टर is independent of the conductor diameter। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, is independent of the conductor diameter because the current flowing through the conductor is assumed to be distributed uniformly throughout the conductor cross section। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि जो इसका जो इंडक्टेंस है, ठीक है, या कहना चाहिए इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंडक्टेंस है किसी भी सॉलिड स्ट्रेट कंडक्टर का, है ना, उसकी वैल्यू जो है, उस इंडक्टेंस की वैल्यू कंडक्टर के डायमीटर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, तो अब देखो, आप अगर इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखोगे तो क्या है उसमें, एन स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या था, म्यू ए बाई एल। अब ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कुलर कंडक्टर है तो एन स्क्वायर म्यू बाई एल इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर होता, रेडियस स्क्वायर कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शन का, बट यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, तो d बाई 2 हो जाएगा, और d बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर बाई 4। तो अब देखोगे तो इंडक्टेंस जो है वो डायमीटर के प्रोपोर्शनल आ रही है। क्या होना चाहिए था, इसको प्रोपोर्शनल होना चाहिए था स्क्वायर के, बट यहाँ क्या कह रहा है कि जो इंडक्टेंस है, द कंपोनेंट इंडक्टेंस ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक स्ट्रेट सॉलिड सर्कुलर कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडक्टर डायमीटर। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूले में ये है, बट जब इंटरनल फ्लक्स की बात होती है, किसकी बात होती है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की बात होती है, तब वो डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोली जा रही है, दूसरा जो क्वेश्चन लिया गया है 2021 में जेई में, द इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज, इसका इंटरनल जो इंडक्टेंस है दैट इज फिक्स्ड, कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो ये आपका क्या है, फिक्स्ड है। चलिए ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल का जो हमने पढ़ा है, कुछ मिसिंग चीज़ें हैं जो इस क्लास में मैं कवर नहीं करूँगा, वो अलग से एक वीडियो बना के मैं रिकॉर्ड करके इसके अंदर डालूँगा ताकि आपको उसमें भी क्लैरिटी मिले। आगे देखते हैं, म्यूचुअल जीएमडी, क्या बोला जा रहा है, म्यूचुअल जीएमडी क्या चीज़ है ये, जीएमडी, जीएमडी का मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस। क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस। सो ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये क्या है, आपका क्रॉस आर्म है, ये जो दिख रहा है नीचे, दिस इज क्रॉस आर्म, सपोर्ट के साथ लगा रहता है क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म से क्या लगा रहता है बताओ, इंसुलेटर, और इंसुलेटर में क्या जुड़ा होता है, कंडक्टर। तो यहाँ सिर्फ किसको दिखाया जा रहा है, कंडक्टर को दिखाया जा रहा है। तो 3 कंडक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और कंडक्टर सी। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है कंडक्टर ए से बी का, ये क्या है, d1 है, बी से सी का d2 है, सी से ए का d3 है। ये अरेंजमेंट समझ गए डायग्राम में। अब इधर देखो, म्यूचुअल जीएमडी रिप्रेजेंट्स दी इक्विवेलेंट, क्या बोला जा रहा है, इक्विवेलेंट जियोमेट्रिक स्पेसिंग बिटवीन द फेजेस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। इक्विवेलेंट जियोमेट्रिक स्पेसिंग
ये हमें निकालना है, इसीलिए हमने क्या दिया यहाँ पे, जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है, अनसिमेट्रिकल मतलब समझते हो, अगर सभी फेसेस आपस में बराबर दूरी पर हैं तब क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। और अगर बराबर दूरी पर नहीं है, एक दूसरे से अनइक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। स्पेसिंग को क्या बोल देंगे, अनसिमेट्रिकल। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो जीएमडी किस चीज़ को बता रहा है, सभी का एवरेज। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज डिस्टेंस क्या है, जैसे ए से बी का आप डिस्टेंस निकाल दिए, फिर बी से सी निकाल दिए, सी से ए निकाल दिए। अब मैं बोलूँगा तीनों जो डिस्टेंसेस है वो तो अलग अलग हो गए, तो एक एवरेज डिस्टेंस बताओ। तो वो जब एवरेज निकालने आएगा या मीन निकालने आएगा तब ये वर्ड आपको समझ आएगा, ये क्या है, जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टर्स के बीच का। तो क्या करेंगे, तीनों जो डिस्टेंसेस है उसको मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट निकालेंगे। ध्यान देना क्या है, ये क्यूब रूट है। किसके लिए है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए। ठीक है, सिमेट्रिकल में तो वही होगा ना, तीन है, तीन डिस्टेंस आएंगे तीनों कंडक्टर के बीच में, और तीनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे 10 मीटर आया, सॉरी 10 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा मान लो 1 मीटर आया, 1.5 मीटर आया, तो सभी में 1.5 मीटर है, तो जीएमडी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तीनों सेम है तो उतना ही आएगा एवरेज भी। इस तरह की चीज़ है। तो जब अनइक्वल अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग होता है तब हम लोग जीएमडी कैलकुलेट करते हैं। फिर आप देखेंगे रूल ऑफ थंब है ना, क्या है, जीएमडी इज डिक्टेटेड बाय द फिजिकल लेआउट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, क्या बोल रहा है, जीएमडी जो है वो डिक्टेट किया जाता है बाय फिजिकल लेआउट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ग्रेटर स्पेसिंग इज इक्वल टू हायर जीएमडी। अब भाई सीधी सी बात है, ग्रेटर स्पेसिंग मतलब D1 D2 D3 बढ़ेगा, अगर वो बढ़ेगा तो जीएमडी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा आपका। ठीक है, ऐसे समझना होता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। फिर दूसरी चीज़ है सेल्फ जीएमआर। अब ये सेल्फ जीएमआर क्या चीज़ है, जियोमेट्रिक मीन रेडियस। क्या बोला जाता है इसको, जियोमेट्रिक मीन रेडियस। सो सेल्फ जीएमआर is the equivalent radius of a conductor that accounts for internal flux linkages। ठीक है, क्या है GMR, GMR या DS बोलना चाहिए, इज दी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, DS मतलब सेल्फ डिस्टेंस एक तरह से। तो सेल्फ GMR इज द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ ए कंडक्टर दैट अकाउंट्स फॉर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। इसमें काम आता है, इसकी जो वैल्यू है फिक्टिशियस रेडियस जो है ये कितनी है, 0.7788 आर। देखो क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट में क्या समझा हमने कि पूरा जब एसी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो उस कंडक्टर का जब डीसी करंट फ्लो कर रहे थे तब जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और जब एसी फ्लो कराते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये समझा था हमने कि इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस की वजह से कंडक्टर के थ्रू जो एसी करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ पे आ जाता है, बताओ, सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ एक्यूमुलेट होता है, सरफेस पे। ठीक है, तो अब जो इफेक्टिव रेडियस है वो कितना रह गया, ठीक है, सेल्फ जीएमआर निकाल रहे हैं ना, तो ये किसकी वजह से हुआ, ये सब स्किन इफेक्ट जो हो रहा है वो इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस की वजह से हुआ। क्योंकि देखो कंडक्टर में भी क्या है, लेयर्स हो जाएंगे, अंदर की तरफ सेंटर की तरफ अगर आप जाते जाओगे तो कुछ सर्कुलर लेयर्स मिलेंगे। अब अलग अलग लेयर्स में अलग अलग करंट होगा, है ना। अब अलग अलग करंट होगा लेयर्स में तो अलग अलग फ्लक्स लिंकेज होंगी, तो उनके जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस होते हैं उसके कारण क्या होता है, वहाँ का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो वो जो इंडक्टेंस है उसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ बीच से करंट बहुत कम जाता है, और मैक्सिमम करंट कहाँ जाता है, सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज कम रहता है आउटर सरफेस पे, इसीलिए सरफेस पे मैक्सिमम एसी करंट फ्लो होता है, ना कि सेंटर से।
तो अब क्या होगा कि इसका इफेक्टिव जो रेडियस है वो आपका जो है कम हो जाता है, कंडक्टर का जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो गया। तो अगर आर था टोटल तो उससे कम हो गया ना, 77.8% कर दिया, तो ये फिक्स रहता है। इसको सेल्फ जीएमआर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल्फ जीएमआर मतलब जियोमेट्रिक मीन रेडियस। इसकी वैल्यू भी आ गई सॉलिड कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो हमें जैसे अब कैपेसिटी पता, ये सब जरूरी क्यों है सब पढ़ाई करना। अब कोई पावर की वैल्यू पता है कि 500 मेगावाट हमें इस जगह से ए जगह से बी जगह तक भेजना है। अब वो भेजने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपको पता चलना चाहिए कि कंडक्टर जो है उतना ही कैरी कर पाएगा, उसकी रेटिंग होती है ना कि कितना वो करंट को कैरी कर पाएगा, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो वो उसके डायमीटर पर निर्भर करती है। जैसे आप लोग दुकान में जाके वायर लेते होंगे, तो कोई दो स्क्वायर mm का वायर ले रहा है, कोई 1.5 का ले रहा है, कोई 4 का ले रहा है, कोई 0.5 का ले रहा है, कोई 0.75 का ले रहा है। तो वायर भी इसी तरह से लेते हैं हम लोग। तो वैसे ही सोचो कि हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए भी आपको वायर खरीदना है। तो आप कैसे लोगे, कितने डायमीटर का लोगे, वो कैसे पता चलेगा, है ना? तो उसके लिए बनाया गया है आपका। तो फिक्टिशियस रेडियस जो है आर डैश जो है इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0.7788 आर। ठीक है, मतलब एक्चुअल जो फिजिकल रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है, जो आप कंडक्टर ले रहे हो। लेकिन उसका इफेक्टिव, उसका यूज़ कहाँ कितना कर पाओगे, है ना? एक्चुअल में कितना देगा, वो आएगा 0.7788 इंटू एक्चुअल रेडियस आर। तो वैसे आप वहाँ पे कैलकुलेट करोगे और इंटरनल फ्लक्स को कंपनसेट करते हो, क्योंकि इंटरनल फ्लक्स तो होना ही है उसके अंदर। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जीएमआर या सेल्फ जीएमआर किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो जीएमआर डिपेंड्स सोलली ऑन द साइज, शेप एंड बंडलिंग ऑफ द इंडिविजुअल फेज कंडक्टर्स, नॉट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन फेसेस। ये क्या है, कंडक्टर के अंदर का मामला है। ठीक है, तो बंडलिंग जब करेंगे तो 4 हो गए, अब इनके अंदर का मामला हो जाएगा। ठीक है, जीएमआर कह रहे हैं। जीएमआर जब आप बंडल कंडक्टर करोगे तब उसके इंडिविजुअल फेज में कितने कंडक्टर हैं उस पर आएगा, फेजेस के बीच में नहीं आएगा। जैसे 3 फेज है तो उनके बीच नहीं, एक ही फेज को, एक ही कंडक्टर को अब आपने कितने में बांट दिया, मल्टी स्ट्रैंड या मल्टी कंडक्टर में डाल दिया। जैसे यहाँ 4 में बन गया, ये है एक ही कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर है ये। तो ये किसके कारण हुआ, बंडल कंडक्टर का जो स्कीम है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अब 4 हो गए। तो अगर सिर्फ एक का रेडियस निकाल रहे हो तो क्या हो गया, सेल्फ जीएमआर। लेकिन इनके बीच अगर निकाल रहे हो तो चारों के बीच, दैट इज जीएमआर। ठीक है, तो सेल्फ जीएमआर और जीएमआर में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा क्लियर करने का ट्राई किया हूँ मैं। ठीक है, अब जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। क्योंकि देखो, इंडक्टेंस आपके इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से भी प्रभावित हो रहा है और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस की वजह से भी प्रभावित होता है। सो इसमें दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ ln नेचुरल लॉग GMD बाई GR, नेचुरल लॉग ऑफ GMD बाई GMR। ये होता है हेनरी पर मीटर पर फेस, हेनरी पर मीटर पर फेस। ये आपका मेन इंडक्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि देखो, ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो इसी फार्मूला पे निर्भर करता है। अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस के बारे में अगर आपको बताना है तो यू शुड फॉलो दिस फार्मूला। अब क्या हो रहा है, देखो कैसे ये चीज़ें चेंज होती है। अगर इंडक्टेंस को कम करना है, जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि इंडक्टेंस कम हो जाए, तो इंडक्टेंस अगर कम करना है ट्रांसमिशन लाइन का तो कैसे होगा बता सकते हो, किसको बढ़ाएंगे किसको कम करेंगे, इसमें देख के बताओ। जीएमआर को बढ़ाना पड़ेगा सर, इंडक्टेंस को कम करना है। और क्या करना पड़ेगा, जीएमडी को कम भी करना पड़ेगा। जीएमडी को भी कम करना पड़ेगा। तो देखो, जीएमडी को अगर आप कम करते हो, डिक्रीज जीएमडी, तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो कम जाएगा। हो जाए। अगर जीएमडी को बढ़ाते हो तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब एल किसके प्रोपोर्शनल है, जीएमडी के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। फिर अगर आप जीएमआर को बढ़ाते हो, इसको अगर आप बढ़ाते हो तो
इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज करते हो तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/GMR। तो इस तरह से इससे रिलेशन से रिलेटेड आता है कि ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस कब बढ़ेगा कब घटेगा। अब जैसे अब मैं एक फिजिकल ऐसे एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स की जो स्पेसिंग है उसको मैं बढ़ा दूँ। केस 1 ये है, केस 1 में ऐसा दिख रहा था A, B और C। केस 2 में क्या हुआ, इसके डिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया A, B और C। बताओ किस केस में इंडक्टेंस आपका ज़्यादा होगा? पहले केस के लिए L1, दूसरे केस के लिए L2। तो L1 और L2 में क्या रिलेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है? देखो हमने क्या किया, जो फेजेस थे उनके बीच का डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे था D1, यहाँ था D2 और यहाँ था D3। तो यहाँ पे जो GMD आ रहा था वो क्या आ रहा था, क्यूब रूट ऑफ D1, D2 और D3। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया आपका A, दिस इज B और दिस इज C। अब यहाँ पे देखो जो D1 था वो बढ़ गया, तो D1 डैश कर देते हैं, ये लेंथ बढ़ गई ना। फिर B से C तक भी लेंथ आपकी इंक्रीज हो गई, ये हो जाएगा D2 डैश, ये भी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा D3 डैश। ठीक, अब इसका अगर आप निकालोगे GMD तो क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ D1 डैश, D2 डैश और D3 डैश। और हमने यहाँ क्या अज्यूम किया कि D1 डैश इज ग्रेटर देन D1, D2 डैश इज ग्रेटर देन D2 एंड D3 डैश इज ग्रेटर देन D3। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि जो GMD डैश है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो GMD डैश इज ग्रेटर देन नॉर्मल GMD। अब जो फॉर्मूला है इसमें देखो, मैंने क्या बताया कि जो GMD है उस पर प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप GMD को बढ़ा रहे हो तो इंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा कि जो L2 है वो गलत लिखे हो डोमेन, GMD डैश केस 2 का है ना, L2 डैश या L1 डैश बोल सकते हैं इसको। तो बढ़ेगा किसका, सेकंड केस में बढ़ रहा है ना, करेक्ट कर लेना। जिसका GMD ज़्यादा है उसका बढ़ेगा। तो GMD डैश ज़्यादा है मतलब केस 2 का ज़्यादा है, तो उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, L2 बढ़ेगा। L2 इज ग्रेटर देन L1। तो थोड़ा सा इस तरह से आपको समझना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़ एक्चुअल में, फिजिकली क्या है। ठीक है, ऐसे देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बहुत टाइम्स ये क्वेश्चन आए हुए ना, मतलब इसमें GMD GMR से बहुत तादाद में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो 3 एग्ज़ाम का रेफरेंस दिया है मैंने, PGVCL का भी दिया है, PGCIL का भी दिया है और RPSC का भी दिया है। सो द इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम व्हेन, ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन था, 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें एक ऑप्शन था GMD इज़ लो एंड GMR इज़ हाई। सही है, क्योंकि GMD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस। तो अगर GMD लो है तो इंडक्टेंस भी लो होगा। और क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस किसके, GMR के। तो अगर GMR क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, इंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो दोनों ही केस में इंडक्टेंस कम हो रहा है। तो ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस कम हो रहा है मतलब मिनिमम हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है कि GMD कम हो रहा होगा और GMR बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसको जेई 2018, द सेल्फ जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस, ठीक है, GMD की बात कर रहे हैं, मेथड इज यूज्ड टू इवेल्युएट। तो क्या है मेथड, इंडक्टेंस इवेल्युएट करता है, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं। अब इसमें समझते हैं बंडल्ड कंडक्टर को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत खास हो जाता है हमारे लिए ट्रांसमिशन लाइन के संदर्भ में। बंडल कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कोरोना को मिटिगेट करता है, कोरोना को रिड्यूस करता है, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है, और साथ में ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कम करता है।
तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहला क्या एक्शन है कि यूज़ बंडल कंडक्टर्स। हमने इंडक्टेंस को, ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस पे रेफरेंस रखना, फोकस रखना कि ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, वो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो वो करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, बंडल कंडक्टर को यूज़ किया। एक कंडक्टर की जगह हमने क्या यूज़ किया, स्मॉलर डायमीटर के मल्टीपल कंडक्टर्स को ग्रुप किया है, दैट इज़ बंडल कंडक्टर, जिसकी वजह से जो ये आउटर सर्कल दिख रहा है इसमें, ये वर्चुअल डायमीटर बनेगा। इसका क्या बनेगा, वर्चुअल कंडक्टर या वर्चुअल डायमीटर बन रहा है। एक्चुअल कंडक्टर ये छोटे वाले हैं जो फिजिकल कंडक्टर्स हैं, बट ये जो वर्चुअल, जो दिखता नहीं वैसा, इसका डायमीटर बन जाता है यहाँ पे, ये सर्कल एक बन जाता है जो वर्चुअल कंडक्टर कहलाता है। फिर आते हैं जियोमेट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके कारण आपका GMR बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर अंदर में आप इसको बना रहे हो तो इसका जो GMR हो गया, वर्चुअल डायमीटर बन गया ना कंडक्टर का, तो वो GMR बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बताओ GMR बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इंडक्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो देखो इंडक्टेंस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और कैपेसिटेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो क्या हुआ, दोनों ही अपने काम की चीज़ है। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, इंडक्टेंस कम होगा तो वो और ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके कारण क्या होता है कि अगर इंडक्टेंस कम हो गया तो उसका जो लाइन रिएक्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। अब उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, आपका वोल्टेज ग्रेडियंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। कोरोना लॉस को कम करता है बंडल कंडक्टर, है ना, और कोरोना लॉस कम होगा तो रेडियो इंटरफेरेंस भी आपका कम होगा। तो दीज ऑल आर दी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बंडल कंडक्टर और डिक्रीजिंग दी ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस। ओके, एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सर्ज इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पिडेंस। तो लोअर एल रख रहे हो, एल की वैल्यू कम रख रहे हो, और सी की वैल्यू आप हाई रख रहे हो। ठीक है, तो सर्ज इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ L बाई सी। तो आप क्या कर रहे हो, L को डिक्रीज कर रहे हो और C को बढ़ा रहे हो। तो इस केस में देखो क्या होगा, Z की वैल्यू कैसी होगी, इसको कम कर रहे हो और C को बढ़ा रहे हो, तो सर्ज इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण क्या फ़ायदा होगा, इट विल इंक्रीज पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। क्या इंक्रीज करता है, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। देखो ट्रांसमिशन लाइन का मेन काम क्या है, पावर को ट्रांसफ़र करना, और उसकी क्षमता को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, सेम लाइन से आप ज़्यादा पावर अगर ट्रांसफ़र कर पा रहे हो तो वो क्या हुआ, दैट इज़ एन इंक्रीज इन दी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। तो दैट इज़ द थिंग। चलिए आगे बढ़े। अगेन कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। ये आपका MRPL टेक्निकल ट्रेनी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, JEE 2019, है ना, RSMSSB जैन में क्या आ रहा है 2020 में। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर्स। तो बंडल कंडक्टर्स के एडवांटेज क्या है कि ये रिड्यूस कर देता है किसको, रिएक्टेंस ऑफ लाइन को, इंडक्टेंस ऑफ लाइन को। इट ऑल्सो रिड्यूसेस वोल्टेज ग्रेडियंट, क्योंकि एक्सल भी कम होगा लाइन रिएक्टेंस तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, तो एक ग्रेडियंट नहीं मिलेगा आपको। फिर आता है कोरोना लॉस को रिड्यूस करता है, और इससे रेडियो इंटरफेरेंसेस भी कम होते हैं, सर्ज इम्पिडेंस कम होता है। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर आपको कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। फिर आता है व्हेन बंडल ऑफ कंडक्टर्स आर यूज्ड in place of single conductors, the effective inductance and capacitance will respectively। तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव इंडक्टेंस विल डिक्रीज एंड कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये भी पूछा गया कई एग्जाम में, 17 में आया है, 18 में, 21 में भी पूछा गया। नाउ थोड़ा अपन और इसको डिटेल में समझते हैं। स्टैंडर्ड GMR कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड GMR जियोमेट्रिक मीन रेडियस कैलकुलेशन।
अब देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, 7 स्ट्रैंड कंडक्टर लिया गया है। क्या लिया गया है, 7 स्ट्रैंड, और यहाँ पर 4 सब कंडक्टर बंडल दिया गया है। एक बंडल कंडक्टर है जहाँ पे क्या है, 4 सब कंडक्टर्स हैं, आइडेंटिकल है ना चारों। और यहाँ पे एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर लिया गया है जिसमें 2 लेयर है। पहला लेयर तो सेंट्रल वाला हो गया जो स्टील वायर होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, और बाहर जो सेकंड लेयर है इसमें 6 स्ट्रैंड्स हैं जो क्या कहना चाहिए, किसके लिए काम करेंगे, पावर ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, जो एल्यूमिनियम का होता है, बीच वाला स्टील कोर होता है। सो सेल्फ GMD ऑफ ए 7 स्ट्रैंड कंडक्टर इज द 49th रूट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो 49th रूट मतलब 2 पॉइंट नहीं, ये तो 7 आएगा ना, कुछ अलग है ये। चलिए फॉर्मूला से समझते हैं, एग्ज़ाम शॉर्टकट फार्मूला जो DS है, ठीक है, ये कितना आ रहा है, 2.177, डायमीटर की बात हो रही है ना, इंटू R, वेयर R क्या है, इज द रेडियस ऑफ वन स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड का रेडियस है, ठीक है, R। और आप क्या निकाल रहे हो, यहाँ पे DS निकाल रहे हो। क्लियर। फिर आप देखोगे 4 सब कंडक्टर बंडल है, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगी, तो आप क्या करोगे, GMR कैलकुलेट करोगे। ये कैलकुलेशन में पूरा 2-3 क्लास लग जाता है ना, जिसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ अभी। इसके लिए अलग से वीडियो डलेगी जो बताएगा कि ये फार्मूला कैसे आया, जैसे ये कैसे आ रहा है 1.09, कैसे कैसे चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं। तो आप देखोगे GMR का जो फार्मूला होता है, ये जैसे 4 कंडक्टर है ना, 4 कंडक्टर है, ठीक, जैसे GMD होता है वैसे ही ये भी है। अगर 4 है तो क्या होगा, क्वाड रूट हो जाएगा। एक तो DSE हो गया, इस कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इस कंडक्टर का खुद से जो होता है GMR निकलता है, वो DS लिख दिया हमने, सेल्फ GMR। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कंडक्टर का डिस्टेंस, ठीक है, तो पहला कंडक्टर D हो गया, दूसरा कंडक्टर डिस्टेंस D हो गया, तो D इंटू डी लिख दिया। अब जो तीसरा कंडक्टर है डायगोनल में है, तो अगर डायगोनल में है तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 इंटू डी। ये पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकाल सकते हो, ये पाइथागोरस है ना, तो रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो रूट ऑफ 2D स्क्वायर हो जाएगा, तो D स्क्वायर बाहर आ गया और रूट 2 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू डी। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये देगा GMR ऑफ बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर का GMR आप ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब आता है एग्ज़ाम में शॉर्टकट फार्मूला। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको इतना मिलेगा, रूट टू का पावर 1/4, मतलब क्या बोलना चाह रहा है पता है, ये रूट 2 का पावर क्या है, 1/4, ठीक, और रूट 2 अपने आप में क्या है, 2 का पावर 1/2, और इसका पावर क्या हो गया 1/4, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/8। ये निकाल रहे हैं, ये कितना आता है 1.09। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। फिर आप यहाँ अंदर देखोगे एक DS आ रहा है यहाँ पे अंदर में, ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, D का क्यूब, क्योंकि देखो ये D हो गया, ये वाला D हो गया और ये वाला D, तो D का क्यूब हो गया। यहाँ 4 आना चाहिए था क्या, ये तो नहीं बदलेगा ना, ये तो वही रहेगा, यहाँ पे 4 आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे ना जो रूट रहता है ना, मतलब क्यूब रूट हो गया या क्वाड रूट है या स्क्वायर रूट है, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सब कंडक्टर आपने लिए हैं। अगर आप 4 लेते हो तो वहाँ पे 4 लेना है, 3 लेते हो तो आप 3 लोगे, 2 लेते हो तो 2 लोगे। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर में इसको ध्यान रखना है।
तो यहाँ मुझे लगता है 3 की जगह 4 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे भी 4 ही लिया हुआ है। ठीक, तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे दोबारा से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसको मैं डबल डबल नहीं पढ़ूंगा, वही चीज़ें लिखी हैं जो आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। सेम चीज़ों को मैं दोबारा दोबारा बताऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन में है, आप लोग देख लीजिएगा, अपलोड कर दूंगा। हाँ, ये चीज़ पूछी गई है कई बार एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज 4 में और 2008 में पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द जीएमआर ऑफ द इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर, ये पूछा गया था। तो ये ऐसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर भी देखो लिया ना, ये पावर 4 लिया यहाँ पे, जो हम डिस्कस कर रहे थे पीछे। तो यहाँ बाई मिस्टेक उसने 3 कर लिया है, इसको करेक्ट कर लेना, 4 ही होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन से भी वैलिडेट हो रहा है। ओके, अब क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं इसको अप्लाई जब करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो देखो, सिंगल फेज वर्सेस 3 फेज इंडक्टेंस। तो अगर सिंगल फेज 2 वायर लाइन है, 2 लाइन है और सिंगल फेज है, तो बोथ कंडक्टर्स कैरी करंट, मतलब जाने वाला कंडक्टर भी करंट कैरी कर रहा है और आने वाला भी कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है। तो होता क्या है कि वहाँ पर एक लूप बन जाता है, ठीक है। ये जो लूप बन रहा है ना ऐसा, तो आई करंट जो गोइंग करंट है, आउट गोइंग, और रिटर्निंग करंट, ठीक है। तो एक लूप सा बन गया यहीं पे। तो लूप इंडक्टेंस निकालते हैं वहाँ पे। तो लूप इंडक्टेंस होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। द लूप इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे कंडक्टर, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 नेचुरल लॉग डी बाई आर डैश। आर डैश क्या है, सेल्फ जी मार है, और डी दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर आता है, देखो इसको सिर्फ डी लिखने का मतलब है ना, जैसे आप जीएमडी ही निकाल रहे हो, तो क्या करोगे, 2 कंडक्टर है तो स्क्वायर रूट हो गया, और अंदर क्या होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो डी ही आएगा दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली डी ही आएगा, आपको डी मिलेगा, इसलिए ऊपर डी है, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻⁻7 नेचुरल लॉग डी बाई आर डैश आपको यहाँ पे मिलता है। फिर आप देखते हो 3 फेज सिमेट्रिकल लाइन का, तो अगर 3 फेज सिमेट्रिकल लाइन आपको यहाँ दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 2 इंटू 10⁻⁻7 ln डी बाई आर डैश, लेकिन ये पर फेज है, तो यहाँ लिखा है ना पर फेज। लूप में लोगे तो दोनों का कर रहे हो, एक लूप बन जा रहा है यहीं पे, लेकिन 3 फेज है तो पर फेज निकलेगा, तो पर फेज की वैल्यू ये रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे समझना है आपको, जो इंडक्टेंस है, जो 3 फेज का पर फेज इंडक्टेंस है, और ये लूप इंडक्टेंस, तो ये क्या है, 2 गुना है लूप, और पर फेज वाला क्या है, हाफ है। तो इंडक्टेंस ऑफ लूप इज इक्वल टू 2 इंटू, इसके बराबर क्या है, देखो एल फेज है, 3 फेज का जो बन रहा है, तो ये होता है। तो इंडक्टेंस पर कंडक्टर इन अ 3 फेज लाइन, अगर एल फेज निकालना चाहें तो एल फेज क्या हो जाएगा, एल लूप डिवाइडेड बाई 2 इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लूप इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल फेज लाइन। ये समझ आया आपको, क्लियर? दिस इज द आंसर। तो ये इम्प्लीकेशन आता है सिंगल फेज और 3 फेज में। अगेन वही क्वेश्चन है, एसएससी जेई 2021 में इसको पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पर कंडक्टर इन अ 3 फेज लाइन इज एग्जैक्टली हाफ टाइम्स द लूप इंडक्टेंस फॉर सिंगल फेज लाइन। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है अपना क्या कहना चाहिए, एक रिवीजन है, क्या क्या हमने अभी जीएमडी जीएमआर से रिलेटेड पढ़ा अभी तक की क्लास में। तो बेसिक जो फार्मूले हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। इंटरनल फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा हमने, है ना, और जो ये है इंडक्टेंस है पर फेज, वो भी देखा कैसे निकालते हैं। ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, जीएमडी जीएमआर पे, है ना, ये सारा चीज़ देखा। ये सेल्फ जीएमआर का देखा, आर डैश मतलब सेल्फ जीएमआर,
ठीक है। अब डिज़ाइन रूल्स क्या है यहाँ पे, ये जो जीएमडी है अगर आप इसको बढ़ाते हो तो ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको लो रखते हो, देखो क्या लिखा है, लो जीएमडी और हाई जीएमआर, तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसको बढ़ा रहे हो और इसको कम कर रहे हो। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या है, तो स्ट्रैंड जो होते हैं, है ना, 7 स्ट्रैंड या 2 लेयर स्ट्रैंड कंडक्टर है, स्टैंडर्ड कंडक्टर, तो वहाँ पर जीएमआर आता है आपका 2.177 आर, ये आपको मिलता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको डिज़ाइन करने के लिए बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करते हो। तो बंडल कंडक्टर में जीएमआर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। जो बढ़ेगा कब, जब इंडक्टेंस डिक्रीज होगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो इसी से क्या बनाया, 4 सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर बनाया आपने। इसका जो जीएमआर आता है वो आता है 1.09। देखो यहाँ फिर से 3 हो गया ना, ये क्या है, 4 ही रखा हुआ है, ठीक। एक बार चेक कर लेना इसको, फिर भी बुक से अपन कर लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे। फिर आता है बंडल कंडक्टर्स, इसमें डिक्रीज करेगा रिएक्टेंस को और कोरोना को, और एक जो लूप इंडक्टेंस और 3 फेज इंडक्टेंस का हमने पढ़ा वो चीज़ है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली इन्हीं कंसेप्ट से बार बार PYQs बने हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आया है जो GMD और GMR से रिलेटेड है। तो ये अगर आप देख लेते हो तो मोटा मोटी आपका कवरेज हो जाएगा GMD GMR का, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अगला पार्ट है आपका ओवरहेड लाइन डिज़ाइन, कैपेसिटेंस एंड बंडल कंडक्टर्स, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, 1 सेकेंड, हाँ, तो कुछ इनविजिबल फोर्सेस कहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के, जो दिखते नहीं हैं बट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कोरोना इफेक्ट देखा, ये एग्जिस्ट करता है बट एक सर्टेन वोल्टेज लिमिट पे करेगा। स्किन इफेक्ट तो होता ही होता है, शुरू से होता है। कैपेसिटेंस होता है ना। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनविजिबल चीज़ें हैं, उसको दूर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, बंडलिंग कर दी, कंडक्टर्स की बंडलिंग, बंडल कंडक्टर बनाया। तो अब समझते हैं कि लाइन एज ए कैपेसिटर। तो ओवरहेड लाइन सिस्टम में जो कंडक्टर्स हैं वो पैरेलल प्लेट की तरह काम करते हैं, और उनके बीच की जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, वो एक्ट करता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के हिसाब से, ठीक है। तो आपका एक कैपेसिटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यही कैपेसिटर है। अब 2 तरह के कैपेसिटर हो सकते हैं, कंडक्टर से अर्थ के बीच में हो सकता है, या कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में हो सकता है, या लाइन टू लाइन बोल सकते हैं, ये भी लाइन है और ये भी एक लाइन है। तो कैपेसिटेंस बिटवीन लाइन टू लाइन इज CLL is exactly half of the capacitance between line to neutral, CLN। ये एक रूल है, इसको ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला है। नाउ एज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ इंक्रीजेस, द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। सिंपल सा फॉर्मूला है, एप्सिलॉन A/D। तो ये जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ाओगे, एज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टर और अर्थ रेजिस्टेंस के बीच, सॉरी अर्थ के बीच में, मतलब ये कंडक्टर हो गया, ये अर्थ हो गया, इस डिस्टेंस को अगर अपन बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, D है मान लो, इसको अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, बोलो, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस, क्या ग्राउंड क्लियरेंस। तो आप देखना, जो कंडक्टर में जितना ज़्यादा वोल्टेज जाता है उसको उतना ही ग्राउंड से ऊपर रखा जाता है। जितने ज़्यादा वोल्टेज की लाइन होगी उसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्यों इंश्योर किया जा रहा है, ताकि कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकें, अर्थ कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर सकें। नाउ फेरांटी इफेक्ट, क्या होता है फेरांटी इफेक्ट, पता होगा आप लोग, बताइए, कोशिश करिए। रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सर सेंडिंग एंड से। हाँ, लेकिन इसमें स्पेसिफिक क्या है सर, कंडीशन, कि कंडीशन लाइन होता है। आपका लाइटली लोडेड या नो लोड पर होना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अंडर नो लोड कंडीशन या
लाइट लोड कंडीशन, ठीक है, और वो भी किस में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में, ठीक है। क्या होता है कि जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज है वो कम हो जाता है और रिसीविंग एंड का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। ये सर तो ये कंडीशन नो लोड और ऑन लोड मतलब कैसे होगा सर, इसको थोड़ा सा बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये सेंडिंग बस है, ठीक, सपोज, जी। और ये रिसीविंग बस है। इसके बीच में हम्म। आपकी ट्रांसमिशन लाइन लगी है। यहाँ पे आपका क्या है, जनरेटर है, ये ऐसा, ठीक। और यहाँ पे आपने लोड लगाया हुआ है, ठीक। ये रिसीविंग एंड हो गया और ये सेंडिंग एंड। तो यहाँ का वोल्टेज वी एस, यहाँ का वी आर। अब क्या बोल रहा है कि ये जो लोड है, ये लोड क्या हो गया एकदम से जीरो, तब क्या होगा, नो लोड हो जाएगा, जीरो हो गया हम्म। लोड। तो जब ये जीरो होगा तब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सप्लाई हो रहा होगा। तो उस टाइम क्या होगा, अचानक से ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, हम्म। पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंसेस बनी होती हैं, अर्थ कैपेसिटेंसेस पूरे लाइन में, थ्रू आउट द लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसमें भी हम्म। करंट जाता रहता है, लीकेज करंट, क्योंकि एयर भी क्या है, एक तरह का मीडियम है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ अमाउंट में जाता रहता है, लीकेज करंट जाता है। तो ये जो कैपेसिटर्स होती हैं चार्ज होती रहती हैं, तो इनके वोल्टेज भी क्या होते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, और अल्टीमेटली रिसीविंग एंड पे ये सम अप होके मिलते हैं, ठीक है। अब हम्म। ये केस है कब, जब आपका क्या कहना चाहिए, इंडक्टिव कंपोनेंट बहुत कम होगा, क्योंकि लोड नहीं है। तो यहाँ पर क्या बढ़ गया, इंडक्टिव कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, ठीक। तो पहले क्या हो रहा था, जब ये नहीं, जब था लोड, जब था तो इंडक्टिव कंपोनेंट ज़्यादा था, तो कैपेसिटर को क्या हो रहा था, बैलेंस कर रहा था, समझ रहे हो। जी जी। इंडक्टिव जो कंपोनेंट है वो क्या देगा, रिएक्टिव पावर का जो नेचर रहता है लैगिंग रिएक्टिव पावर आएगा, और कैपेसिटेंस का क्या नेचर रहता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर देने का। सो दे आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर। बट जब लोड ही नहीं है, तो ये जो कैपेसिटेंस, लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जब बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज हाई रहता है और कैपेसिटेंसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये वाला जो कैपेसिटेंस है उसका जो इफ़ेक्ट होता है, या बोलना चाहिए डोमिनेंट वर्ड अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है इन कंपैरिजन विथ अवेलेबल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। क्योंकि इंडक्टेंस को वैसे भी हम कम करने के जुगाड़ लगाते रहते हैं। अब लोड नहीं है और उस टाइम क्या है, आपका इंडक्टेंस कम है और कैपेसिटेंस का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो लीडिंग रिएक्टिव पावर है वो सिस्टम में बढ़ जाते हैं इन कैपेसिटेंसेस की वजह से। तो वो जो लीडिंग रिएक्टिव पावर है वो बढ़ने की वजह से जो वोल्टेज है वो भी कहाँ का, सेंडिंग एंड का, वो ज़्यादा दिखता है कहाँ से, सॉरी, रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा होता है कहाँ से, सेंडिंग एंड से। क्योंकि ये जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है उसमें जनरेटिंग वोल्टेज, या आप कहना चाहिए सेंडिंग एंड का वोल्टेज, प्लस ये जो लाइन में जो कैपेसिटेंस जो सप्लाई कर रहे हैं पावर, उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज और बढ़ जाता है। तो ये पूरा समअप होके यहाँ पे मिलता है। तो जब लोड नहीं रहता है तो कैपेसिटिव एलिमेंट जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, जिनका काम होता है सिस्टम में लीडिंग रिएक्टिव पावर को सप्लाई करना। एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज की वोल्टेज जो है रिसीविंग एंड का बढ़ जाता है एट नो लोड कंडीशन या लाइट लोड कंडीशन। इस टाइम पर जो इंडक्टिव एलिमेंट होता है या रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने का जो होता है, जिसके पास लैगिंग रिएक्टिव पावर देता है, तो वो जो चीज़ रहती है वो आपका एब्सेंट हो जाती है। तो ये इम्बैलेंस हो जाता है, इसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होगे, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल टेक्निकल चीज़ दी हुई है कि शंट रिएक्टर्स जो होते हैं ना एट द रिसीविंग एंड, वो क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड न्यूट्रलाइज द कैपेसिटिव स्वेल। स्वेल मतलब वोल्टेज को इंक्रीज कर देना, और डीप मतलब क्या करना, वोल्टेज को कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर फेरांटी इफेक्ट को आपको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक शंट रिएक्टर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर है उसको एब्जॉर्ब करे, है ना। तभी जो वोल्टेज बढ़ा है रिसीविंग एंड का वो आपका लिमिट में आ पाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए क्या लगाते हैं, शंट रिएक्टर। इसीलिए आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, शंट रिएक्टर, एक कॉइल देख रहे हो, रिएक्टर माने कॉइल, तो वहाँ पे लगाओगे तो फिर वोल्टेज आपका बैलेंस होता है, सेंडिंग एंड के बराबर आता है। ठीक, तो ये ओवरऑल फेरांटी इफेक्ट था। क्लियर हुआ क्या चीज़ है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आप लोग को? चलिए, तो लगता है मुझे भी तो जाना ही है। ठीक सर है, ये शंट रिएक्टर सीरीज में कनेक्ट होता है कि पैरेलल? शंट में ही होगा ना, शंट मतलब पैरेलल। पैरेलल होगा। सीरीज में करेंगे मतलब तो वो लाइन एक लाइन में। इंडक्टेंस को और कम कर देगा। लाइन इंडक्टेंस को और ज़्यादा कम कर देगा। स्पेसिफिक फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए शंट में लगाते हैं। ओके, सो अब इसके क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, एसएससी जेई के और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के पुराने सालों के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, इसको आप देख लेंगे। कोरोना तो देख चुके हैं, ये वाला पढ़ाई करा चुका हूँ मैं। 3 चीज़ें, विजिबल क्या होता है, हिसिंग साउंड आता है, ओजोन प्रोडक्शन से कोरोजन होता है, ये सब अपन देख चुके हैं। फिर उन्हीं का कंपैरिजन है इसके अंदर, तो मैं फिर से नहीं जाऊंगा, आप लोग इसको एक बार रीड करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। स्किन इफेक्ट भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, दोबारा है ये टॉपिक। फिर कंपैरिजन सॉलिड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड मतलब ACSR कंडक्टर, और हॉलो कंडक्टर और बंडल कंडक्टर, इनका कंपैरिजन भी आप देखिए। पढ़ा दिया हूँ ना, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर आता है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ये सब इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के अंदर आपका आ रहा है। फिर आता है पैरामीटर ट्रेड ऑफ, तो यही चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि अगर आप क्या कर रहे हैं, जियोमेट्रिक मीन रेडियस को चेंज कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन के जो फंडामेंटल पैरामीटर हैं, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है ना, उसमें से इंडक्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो आप चेंज करते हैं, और कैपेसिटेंस भी आपका बदलता है। तो जैसे ही आप GMR को बढ़ाते हैं, देखो L का फॉर्मूला है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू GMR है, तो अगर आप GMR को एक्सपेंड करते हैं या बढ़ाते हैं किसी तरीके से, तो इंडक्टेंस आपका कम हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो वही चीज़ दिखा रहा है कि इंडक्टेंस आपका कम हो गया और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, ठीक, कि कुछ अलग हो रहा है, वही हो रहा है ना। तो बंडलिंग के द्वारा हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं जिसमें ऐसा हो रहा है। और सर्ज जो है, सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है आपका, √L/C, तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा, तो ये भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है, जिससे पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। तो ये चीज़ है। फिर इरेडिक्टिंग दी कोरोना इफेक्ट, तो सिंगल कंडक्टर में कोरोना ज़्यादा था, बंडल कंडक्टर में बहुत कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। PGCIL का क्वेश्चन है, SSC JEE का है, रिलेटेड है दोनों चीज़ें। तो एक तो ध्यान रखना, इंडक्टेंस कम होने से क्या क्या चीज़ें कम हो रही है, थोड़ा सा उस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि ये चीज़ें आप रटने वाली है, समझो, अचानक याद नहीं आएगा ना। क्लास किए हो तो आपको दिमाग में घूम रहा है, बट ऐसे पूछूंगा तो अचानक से पता नहीं याद आए ना आए, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए ये सब ग्राफिक्स ज़रूरी है। फिर आता है, देखो, अगर हमने बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल किया तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या होता है, बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करने से जो GMR है वो बढ़ जाता है। अब GMR बढ़ने से क्या होगा, इंडक्टेंस आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो क्या हो रहा है बताओ, रिएक्टेंस भी कम हो रहा है, इंडक्टेंस डिक्रीज होने से रिएक्टेंस कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ग्रेडियंट आपका मिनिमाइज होगा। मतलब वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है ना, अलग अलग लाइंस पे, अलग अलग लेंथ पे वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या है, ग्रेडियंट आपका लो हो जाएगा, जिसके कारण कोरोना जो है और रेडियो इंटरफेरेंस है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। L कम होने और C बढ़ने से क्या होगा, सर्ज इम्पीडेंस कम हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो आपको फ़ायदा मिलता है इससे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और वो सारी चीज़ें हैं, उसको इस मंथ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इस मंथ आपका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन हो गया और मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट, ये 3 जो पार्ट हैं, चैप्टर्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन रहेंगे। और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पूरा जो लेवल है किस तरह से क्वेश्चन
इस पे इन टॉपिक से होंगे, और साथ में पिछले वीक का जो टॉपिक है उसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। पिछले वीक में क्या था, इकोनॉमिक जनरेशन था, वो कर चुके, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा पुराने टॉपिक्स का। और इस वीक का जो टॉपिक है, 3 टॉपिक, मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में जो चीज़ें पढ़ी, सिर्फ पैरामीटर, जो परफॉर्मेंस, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उसके टी मॉडल, पाई मॉडल, ये सब नहीं आएगा, यहाँ तक रहेगा जो मैं अभी बताया हूँ। तो कल के क्लास में थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, ऑल्सो क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराऊंगा, MCQs करेंगे हम लोग, या जो पार्ट छूट गया है मेरे से कहीं कहीं पे, जो चीज़ मुझे और बताना था शायद मैं नहीं बताया हूँ, तो उन चीज़ों को मैं कवर करूँगा, ठीक है कल। तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और जो भी डाउट्स होगा आप मुझे पूछिएगा, ओके। तो आप लोग का काम है प्रैक्टिस करना, मैंने MCQs वगैरह सब डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके सेल्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और थोड़ा अपने आप को तैयार करिए, ठीक है। और संडे को अच्छा पेपर होगा, उसको देना है आपको 2 घंटे का, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।